जनरल वैल्यू ऑफ थीटा की बात करेंगे आज हम लोग इस वीडियो में, और देखते हैं बच्चों कैसे ये आता है जनरल वैल्यू ऑफ थीटा, और इसको कैसे निकालते हैं हम जनरल वैल्यू ऑफ थीटा इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आइए देखते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे कैसे थीटा को हम कैसे जनरल वैल्यू कह देते हैं। आओ इस पे देखते हैं। चलिए एक हम लोग एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। काश अगर हम π/6 रेडियन की वैल्यू निकालें तो ये होता है √3/2। ठीक है, काश π/6 का मतलब क्या है, π/6 रेडियन में है। π/6 अगर इसको डिग्री में चेंज करेंगे तो π/6 इक्वल टू होता है 30 डिग्री। मतलब काश 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। मैंने अपने इसको पिछले वीडियोस में बताया हुआ है कि काश 30 आता कैसे है। ठीक है, तो आप काश π/6 इक्वल टू 30/2 √3/2 ये वैल्यू आती है। अब देखिए यही इक्वेशन है, ये काश थीटा की वैल्यू कितनी है, √3/2। अगर हम एक काश थीटा ले लेते हैं, एक वैल्यू पे देखते हैं, अगर काश थीटा √3/2 लिखा है तो ठीक है। अब देखिए इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, क्योंकि यहीं पे आपको समझ आएगा कि कैसे थीटा जनरल वैल्यू हो जाता है। आप यहाँ पे देखिए काश π/6 इक्वल टू √3/2 है, मतलब काश 30 डिग्री इक्वल टू √3/2 होता है। ये हमने प्रूव भी किया है कि काश 30 इक्वल टू √3/2 कैसे आता है, हमारे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने फिर से आपको याद करने का तरीका भी बताया है कि आप कॉन्सेप्चुअली कैसे याद कर सकते हैं, वो भी जाके देख सकते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, हमने एक इक्वेशन ले ली, काश थीटा इक्वल टू √3/2। ये एक इक्वेशन है, यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ पे आपने काश 30 की वैल्यू √3/2 निकाल दी। यहाँ पे क्या किया, काश थीटा इक्वल टू √3/2 थीटा के टर्म्स में एक इक्वेशन लिख दी मैंने। देख रहे हैं। अब हमारा सवाल ये है कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, मतलब आप थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। मतलब ये काश थीटा इक्वल टू √3/2 दिया है, तो थीटा की किस वैल्यू के लिए उसका काश जो है √3/2 होगा। तो सिंपल सी बात है। सिंपल जो बच्चे हैं क्या करेंगे कि देखिए साहब आपने तो बताया कि काश π/6 इक्वल टू √3/2 होता है, तो थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू π/6 हो जाएगा। ठीक है भाई, काश π/6 इतना होता है तो थीटा है, तो यहाँ √3/2 आ रहा है, तो अगर हम थीटा π/6 रख देंगे तो हमारा काश π/6 √3/2 हो जाएगा। ये तो आंसर सही है, सही भी है, क्योंकि आपने जैसे ही थीटा आप π/6 रखेंगे तो उसकी वैल्यू √3/2 हो जाएगी। लेकिन क्या यही एक आंसर ठीक है। हम अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो हम जब देखते हैं कि थीटा, इस थीटा पर इसकी वैल्यू √3/2, कई थीटे पे ये √3/2 वैल्यू आती है। आइए देखते हैं, अगर काश थीटा की जगह -θ भी रख देंगे तो भी वैल्यू आएगी, उतनी ही आएगी। तो एक तो वैल्यू ये आ जाएगी, एक ये भी वैल्यू आ सकती है। थीटा की जगह हम अगर -π/6 रख दें तो क्या होता है, काश -θ इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा होता है। ये हमने प्रूव भी किया है। और ये cos -θ मतलब एक एंगल और आपको मिल गया, cos -π/6 पे भी √3/2 वैल्यू आएगी। देखिए हमने पूछा कि थीटा की वैल्यू क्या होगी, अब क्या निकल रहा है कि थीटा की वैल्यू एक π/6 भी आ जाएगी और थीटा की वैल्यू एक -π/6 भी आ जाएगी। लेकिन यहाँ क्या था, हमने काश π/6 पूछा
तो आपने √3/2 बता दिया, एकदम सिंगल स्ट्रेट, इसकी एक ही वैल्यू आएगी। लेकिन यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त हमारे पास क्या है कि हम ये इक्वेशन लिख दिए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि थीटा के किस किस वैल्यू के लिए मतलब ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। तो इसका मतलब क्या है कि थीटा आपने π/6 निकाला और थीटा -π/6 निकाला, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि थीटा की कई वैल्यू आएगी। मतलब अब हम इसको यहाँ से ना समझते हुए अब हम लोग कहाँ चले जाते हैं, जैसे ही आपकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात होती है तो आप चले जाइए क्वाड्रेंट्स में। आप तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि ये क्वाड्रेंट्स बनाइए भाई, और क्वाड्रेंट्स में जाके देखते हैं कि क्या स्थिति है, क्या मतलब थीटा के किस किस वैल्यू के लिए √3/2 वैल्यू मिल रही है। तब उससे पता चलेगा कि थीटा की सो मैनी वैल्यूज, मतलब बहुत सारी वैल्यूज आएंगी थीटा की। जब कोई इक्वेशन अगर एक वैल्यू से ज़्यादा, दो वैल्यू से ज़्यादा, तो हम लोग ये अब इसको थीटा को डिफाइन करना पड़ेगा कि थीटा कितनी वैल्यू दे रहा है। यहाँ से इस इक्वेशन से जब बहुत सारी वैल्यू आती हैं तो उसके लिए हम एक इक्वेशन बनाएंगे जिससे कि एक ही इक्वेशन से हम सारी वैल्यू को डिफाइन कर दें। इसी वैल्यू को, इसी इक्वेशन को थीटा की जनरल वैल्यू कहते हैं। कि मतलब इसीलिए उसको जनरल वैल्यू कहते हैं कि उसकी वैल्यू एक ना आके बहुत सारी वैल्यू आ गई, इसलिए थीटा जो है आपका मतलब पूरे होल नंबर पे जितने भी आप अभी क्वाड्रेंट में बताएंगे आपको दिखेगा, तो वहाँ से आपको थीटा की वैल्यू सो मेनी वैल्यूज़, मतलब इन्फिनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि थीटा की वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू अगर ये इक्वेशन दिया है तो थीटा की कितनी वैल्यू आएगी। हम अभी तो एक ही निकाले हैं π/6 और -π/6। देखिए इन दोनों पे √3/2 वैल्यू मिलेगी। ठीक है ना। ये अभी इसको हम चल के क्वाड्रेंट्स में देखते हैं कि कितनी वैल्यू आती है। आइए देखते हैं। चलिए क्वाड्रेंट्स बना लेते हैं। तुरंत आप जैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़िए आप तुरंत क्वाड्रेंट्स में पहुंच जाइए, आपका दिमाग पहुंच जाना चाहिए। 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं और सभी के रिप्रेजेंट कर दीजिए एंगल। ये 0 डिग्री लाइन कहलाती है, ये π/2 है और ये पाई है और ये 3π/2 है। एक लाइन ले लेते हैं, देखिए ये जो इसको रिप्रेजेंट करते हैं O और इसको P। ठीक है ना। ये जो और इसको एंगल ले लेते हैं अल्फा। ठीक है ना। अब देखिए इस एंगल पर एक लाइन है OP, यही रिवॉल्विंग लाइन कहलाती है। यही लाइन, ये लाइन कांस्टेंट रहती है और ये घूमेगी 1 राउंड, 2 राउंड, 1 राउंड घूमेगी तो 360 डिग्री घूमेगी या 2π रेडियन घूमेगी। और अगर रेडियन में बात करेंगे तो 2π रेडियन, अगर हम डिग्री में बात करेंगे तो 360 डिग्री। 2 राउंड 4π, 3 राउंड 6π। इस तरह से ये नंबर n नंबर ऑफ, मतलब n कहाँ तक जाता है, टेंस टू इन्फिनिटी, मतलब आप इन्फिनिटी टाइम्स इसको घुमा सकते हैं। मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप कितने राउंड घुमाएंगे, जितने राउंड घुमाएंगे उतने ही एंगल मिलता जाएगा। और ये जो लाइन है ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये जान लीजिए। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है। मतलब इस लाइन के बारे में अगर आप समझ गए हैं और इस लाइन को आप अच्छे से समझ गए हैं तो आपके लिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बहुत ही आसान सब्जेक्ट होगा। और क्योंकि इसी पे सारे वेरिएशंस होते हैं, इसी के अनुसार ही सब चीज़ बदलती है। ठीक है ना। तो आप आइए देखते हैं, इसको एक हम लोग यूनिट लेंथ मान लेते हैं और इसको लेते हुए एक सर्किल ड्रा कर लेते हैं, यूनिट सर्किल जिसे कहते हैं। देखिए यूनिट सर्किल इसी लाइन से बनाते हैं। ये इसलिए बनाते हैं कि ये लाइन घूमेगा। ये घूमेगा कितना,
इन्फिनाइट नंबर ऑफ टर्न्स घूमेगा, तो उसी हिसाब से उसके एंगल्स भी होंगे। देखिए मैंने एक सर्किल बना दिया, देखिए ये लाइन ए घूमते घूमते फिर अल्फा तक आके मिल गई, फिर घूमेगी, फिर घूमेगी, फिर घूमेगी, ठीक है ना। अब ये एंगल यहाँ पे क्या है, या तो 360 डिग्री कह लीजिए या तो 2 पाई रेडियन कह लीजिए, ठीक है ना। देखिए कास के केस में देखिए इसमें क्या होता है कि यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिए, और हमने इसका कोऑर्डिनेट भी बताया था कि जब अल्फा एंगल है तो ये cos अल्फा हो जाएगा और sin अल्फा हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट। ये लेंथ sin अल्फा हो जाएगी क्योंकि ये यूनिट लेंथ है, ठीक है। और अगर ये यूनिट लेंथ है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 1 और 0, यहाँ पे हो जाएगा 0 और 1, यहाँ पे हो जाएगा -1 और 0, और यहाँ पे हो जाएगा 0 और -1, ठीक है ना। देख रहे हैं इस अल्फा एंगल पे अब होता क्या है, देखिए ये लाइन जैसे ही आएगी, अगर सपोज दैट इस लाइन को यहाँ ले आए तो ये देख रहे हैं ये लेंथ बढ़ गई, ये लेंथ छोटी हो गई, तो आपका परपेंडिकुलर डेंस लेंथ और आपकी बेस लेंथ, इस लेंथ के मूवमेंट से वेरिएशन होता है। किसमें वेरिएशन होता है, ये हाइपोटेनस का वेरिएशन नहीं होगा, ये हाइपोटेनस है इस ट्रायंगल के लिए, इसमें वेरिएशन नहीं है, ये कांस्टेंट रखा गया है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, इस पे कोई साइन नहीं होगा, इसकी कोई साइन नहीं है। साइन किस पे होगा, चिन्ह किसका बदलेगा, इसका बदलेगा, इसका बदलेगा। अगर ये ऊपर साइड में है देखें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगी, लेकिन अगर नीचे ही आएगा तो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। अगर ये एंगल इधर घूम के इधर आ गया ये लाइन, तो ये वाली डिस्टेंस माइनस हो जाएगी, लेकिन ये वाली डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, ठीक है ना। तो ये कांस्टेंट है और वेरी कौन करता है, ये करता है और ये करता है, बेस करेगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस वेरी करेगी, और हर पॉइंट पर एक ट्रिंगल बनेगा। ये मेरी हर बात को ध्यान से सुनिए, और हर उस पर ट्रायंगल बनेगा और हर लेंथ चेंज होगी। लेंथ कौन सी चेंज होगी, परपेंडिकुलर चेंज होगी और बेस चेंज होगा। तो बेस और परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज होने से जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं 6, वो सारे चेंज होंगे हर पॉइंट पे सारे रेशियो चेंज होते चलेंगे। मैं पिछले वीडियोस में सारी बातें कर चुका हूँ, ये इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ये इक्वेशन एक मिला है हमको, कैसे ये बताना है कि ये थीटा की जनरल वैल्यू क्या होती है, कितने थीटा पे ये √3/2 वैल्यू आएगी। सिंपल सी बात है, थीटा की क्या क्या वैल्यू ले लेंगे कि √3/2 आएगा, ठीक है ना। आइए देखिए, तो ये ले लिया हमने। अब देखिए cos थीटा इज इक्वल टू √3/2, ये कितना है एंगल है, अल्फा इज इक्वल टू 30 या π/6। अगर हमने अल्फा 30 ले लिया, π/6 ले लिया, सबसे छोटा एंगल यही है। अब देखिए क्या होता है, कास हमने पढ़ा पिछले वीडियो में बताया, कास माइनस थीटा भी बराबर होता है कास थीटा के। तो ये माइनस अल्फा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये माइनस अल्फा एंगल है, इसको यहाँ से मिला दीजिए, इस पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये डिस्टेंस देखिए इसके बराबर है, तो ये क्या हो जाता है, ये सेम है, ये पॉजिटिव ही डिस्टेंस है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, cos अल्फा माइनस sin अल्फा। ये मान लीजिए पॉइंट P डैश है, देख रहे हैं माइनस अल्फा पे भी cos अल्फा मिल रहा है, यहाँ पे भी cos अल्फा मिल रहा है, मतलब cos की दो वैल्यू सेम होगी। अगर अल्फा घूमते घूमते यहाँ अल्फा है, अगर इसको एंगल को घुमाते हुए ले जाएं हम लोग कहाँ आ गए, घूमते हुए यहाँ पे आ गए, मतलब ये कितना एंगल है, यहाँ हमने उल्टे डायरेक्शन में घुमाया तो माइनस अल्फा हो गया, लेकिन हम सीधे डायरेक्शन में आ रहे हैं तो हमें ये एंगल माइनस अल्फा वाला एंगल कहाँ मिलेगा, 2 पाई
माइनस अल्फा पे मिलेगा। ये जो लाइन है ये 2 पाई माइनस अल्फा की होगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट देखने की बात है। देखिए अल्फा पे मिला एक वैल्यू और सेम वैल्यू कहाँ मिल रही है, माइनस अल्फा पे। तो माइनस अल्फा वाली लाइन कौन सी है, आपका मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, तो हम इधर से चल रहे हैं, पहले एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो पहले कहाँ पहुंचेंगे, 2 पाई में से माइनस अल्फा कर देंगे तो ये वाली लाइन मिल जाएगी आपको। इस एंगल पर भी आपका जो कास होगा वो क्या होगा, उसकी वैल्यू बराबर होगी। ठीक है, एक चीज फिर क्या होगा, फिर 2 पाई पहुंचने के बाद फिर 2 पाई माइनस अल्फा पर भी होगी, 2 पाई प्लस अल्फा पर भी होगी। देख रहे हैं, अगर ये 2 पाई पहुंच गया और फिर अल्फा जोड़ देंगे तो फिर वही लाइन मिल जाएगी। इसका मतलब है कि 2 पाई प्लस अल्फा पर भी वही एंगल मिलेगा। मतलब एक राउंड घूमने पर 2 वैल्यू सेम मिल रही है। हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक राउंड घूमने पे 2 वैल्यू सेम मिलती है, इसीलिए उसकी जनरल वैल्यू आती है, क्योंकि एक वैल्यू पर उसके 2 एंगल हैं। यहां देख रहे हैं, एक वैल्यू आ रही है, इसके 2 मिल रहा है। वो क्यों मिल रहा है, एक राउंड घूमने पर। दूसरा राउंड घूमेंगे तो 2 वैल्यू और मिलेगी, तीसरा राउंड घूमेंगे तो 2 वैल्यू और, एन टाइम्स घूमेंगे तो 2n वैल्यू मिलेगी, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्न्स घूमेंगे तो उतनी वैल्यू मिलेगी। मतलब इसकी वैल्यू इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन है इसके। इसलिए इस थीटा को जनरल वैल्यू ऑफ थीटा कहते हैं और इसको एक इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम वही इक्वेशन निकालेंगे अभी कि थीटा की जनरल वैल्यू का इक्वेशन क्या आएगा। आइए देखते हैं। अब देखिए, अब एक चीज इंपॉर्टेंट है ये कि cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 है। ये कौन सी वैल्यू पे मिल रहा है, cos π/6 पे मिल रहा है। देख रहे हैं, √3/2 इज इक्वल टू cos π/6। ये नोन है इसलिए हमने cos π/6 लिखा। देखिए एक इक्वेशन बन गई, cos थीटा इज इक्वल टू cos π/6। अगर ये हम इसको मान लें कि हमको पता नहीं है, एक कोई नंबर ले लें, cos थीटा इज इक्वल टू k ले लें। यहाँ cos थीटा की वैल्यू कोई भी एक k है, एक ऐसा इक्वेशन है, cos थीटा इज इक्वल टू k। तो k वैल्यू किस पे मिलेगी, मिनिमम स्मॉलेस्ट वैल्यू किस पे मिलेगी। देखिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम लोग पहले जब भी इक्वेशन बनाएंगे वो स्मॉलेस्ट वैल्यू लेके ही चलेंगे, ठीक है ना। तो k क्या है, स्मॉलेस्ट इसका वैल्यू ले लेते हैं। ये किस एंगल पे मिलेगा, मान लेते हैं cos अल्फा पे मिलेगा। इस cos अल्फा पे क्या मिल रहा है, k मिल रहा है। तो देख रहे हैं, इसीलिए जनरल वैल्यू निकालते वक्त एक इक्वेशन लिखते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। ये इसीलिए आता है और थीटा की जनरल वैल्यू निकालते हैं। मतलब ये हुआ कि पहले अगर इक्वेशन दिया होगा तो उसका आप अल्फा निकालोगे, ये cos अल्फा आएगा, फिर आप cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा से थीटा की जनरल वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। अब हमारा ये तो आ गया समझ में कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा आया कहाँ से। देखिए cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा यहाँ से आता है, इसीलिए बार बार लिखा होता है का, इसलिए जैसे साइन में लिखा होता है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा लिखा होता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे हम थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 की पावर n अल्फा वो लिखते हैं आपका सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन। इसलिए देखिए यहाँ पे हमने बता दिया कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इसीलिए आता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। आप देखिए ना, ये आपने k ले लिया, वो तो एक किसी अल्फा के लिए k वैल्यू आएगी, इसीलिए हमने cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा ले लिया। अब ये अल्फा वेरी करता रहेगा, थीटा उसी तरह से चेंज होता रहेगा, ठीक है। हम लोग अब इसको प्रूफ करते हैं कि आखिर ये इसकी जनरल वैल्यू ऑफ थीटा क्या आती है। आइए देखते हैं। अगर हमने एक एग्जांपल लिया है, हमने अब ये ले लेते हैं cos थीटा इज इक्वल टू कोई वैल्यू इक्वेशन k है, ये अल्फा एंगल पे
उसकी वैल्यू के आएगी। देखिए कास अल्फा पे ये मिटा देते हैं। अब हम लोग एक अल्फा एंगल ले लेते हैं। अल्फा कास अल्फा को क्या मिल रहा है, के मिल रहा है, ठीक है ना। अब थीटा क्या क्या मिलेगा, अब देखिए एक राउंड घुमाइए इसको, एक राउंड घुमाते हैं तो थीटा किस थीटा पर ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाएंगे। देखिए एक राउंड घुमाए तो एक ये जो एंगल है इस पे भी सेम कास आएगा वैल्यू, इस पे सेम आएगा। तो थीटा क्या आया, पहले तो अल्फा पे मिलेगा, थीटा अल्फा पे मिलेगा, जो अल्फा है एक पहली वैल्यू मिलेगी, दूसरी क्या मिलेगी माइनस अल्फा पे मिलेगा। देखिए माइनस अल्फा पे मिला। एक राउंड जब घूम, अभी तो पहले राउंड पे हम जा रहे हैं, ये अल्फा पहले राउंड पे घूमे तो क्या मिला, फिर मिलेगा 2 पाई माइनस अल्फा। एक राउंड पूरा होने पर 2 पाई माइनस अल्फा, फिर क्या मिलेगा 2 पाई प्लस अल्फा। यहां से गए, यहां आए, यहां आ गए, तो हमको क्या मिला, एक 2 पाई माइनस अल्फा मिला, एक 2 पाई प्लस अल्फा मिला, एक पहले राउंड पे। दूसरे राउंड पे क्या मिलेगा 4 पाई माइनस अल्फा, 4 पाई प्लस अल्फा। देख रहे हैं, एक राउंड 2 पाई, दूसरा राउंड फिर 4 पाई माइनस अल्फा पे फिर यही लाइन मिलेगी, 4 पाई अल्फा प्लस अल्फा पे ये मिलेगी। तो ये दूसरे राउंड पे आ गया, ये पहले राउंड पे आ गया। ये अभी राउंड शुरू नहीं हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है तभी अल्फा ले लिए थे और उसको हमने माइनस एंगल की तरफ घुमा दिया था, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये माइनस अल्फा मिला था। अब देखिए ये तो हम पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तब की बात है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आप सब चीज कवर करना पड़ेगा, एक तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर जो एंगल घुमाएंगे माइनस डायरेक्शन में, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब देखिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहे हैं तो पहले क्या मिल गया माइनस अल्फा। अब एक राउंड घूमने पे क्या मिलेगा, देखिए एक राउंड घूमने पे फिर क्या मिलेगा -2 पाई, इधर जाएंगे तो ये माइनस अल्फा, ठीक है। यहां से गए -2 पाई गए, फिर ये प्लस अल्फा, तो एक एंगल ये मिल गया और फिर दूसरा क्या मिलेगा -2 पाई माइनस अल्फा, क्योंकि ये माइनस डायरेक्शन में है तो ये 2 पहले यहां से जैसे ही घुमा आपने तो आपको ये मिलेगा 2 पाई प्लस अल्फा और फिर आए तो -2 पाई माइनस अल्फा, फिर इसी तरह से मिलेगा -4 पाई प्लस अल्फा, फिर -4 पाई माइनस अल्फा। देख रहे हैं रुका हुआ है लाइन, तो ये दोनों एंगल, एक पहले टर्न में ये 2 एंगल, दूसरे टर्न में ये 2 एंगल। अब देखिए क्या रिलेशन है, ये इवन नंबर्स मिल रहे हैं, मतलब 2 के टर्म्स मिल रहा है, 2 टाइम्स, ये 2 है, यहाँ 4 है, तो हमारा थीटा क्या एक जनरल वैल्यू हम देख रहे हैं क्या मिलेगा, पहले तो 2 मिल जाएगा, हर में 2 आ रहा है। एक n ले लेते हैं, n क्या है, n अगर 0 हो जाएगा तो ये नंबर 0 हो जाएगा, n आ गया। अब क्या ले लेते हैं पाई, देखिए 2n पाई, मतलब अगर n 0 रखेंगे तो ये आएगा, अभी ये 0 हो जाएगा। अगर हम यहाँ प्लस अल्फा लिख लेते हैं, अभी हम एक आइडिया लगा रहे हैं कि अगर इनको सारे एंगल को समराइज करके एक इक्वेशन में लाना है तो हम कैसे बनाएंगे इसको, हम वही बना रहे हैं। अगर ये कैसे बनेगा, अभी देखिए यहाँ से n 0 कर देंगे तो अल्फा मिल जाएगा, n 1 कर देंगे तो ये मिल जाएगा, प्लस वाला मिल जाएगा, n 2 कर देंगे तो दूसरा मिल जाएगा, लेकिन माइनस अभी छूट रहा है, माइनस नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे माइनस भी कर दीजिए साथ में। इसीलिए थीटा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, अब देखिए 2n पाई प्लस माइनस अल्फा मिल गया, ये पूरा कवर हो गया किसके लिए, n पॉजिटिव इंटीजर के लिए, पॉजिटिव इंटीजर के लिए। लेकिन n अगर नेगेटिव इंटीजर लेंगे
तो ये माइनस रख देंगे यहाँ पे, तो ये पूरे मिल जाएंगे। तो ये माइनस, जब n माइनस लेंगे तो ये पूरा ये कवर हो जाएगा, और n प्लस लेंगे तो ये पूरा कवर हो जाएगा, n जीरो ले लेंगे तो ये दोनों कवर हो जाएंगे। मतलब क्या हुआ, थीटा की वैल्यू, जनरल वैल्यू क्या होगी, ये सारे वैल्यूज इसमें समाहित हो जाएंगे। इसीलिए cos थीटा इज इक्वल टू, आप देख लीजिए, ये कहीं नहीं मिलेगा भाई, ये इस तरह से कोई नहीं समझाएगा। आप प्लीज़ अगर देख रहे हैं वीडियो तो इसको पूरा देखिए, और ये इतना इम्पोर्टेंट है, एक बार समझ में आ जाएगा तो समझ, हमेशा के लिए समझ में आ जाएगा। अब ये देखिए, cos थीटा इज इक्वल टू के, अगर कोई है वैल्यू, इज इक्वल टू cos अल्फा, ठीक है ना। ये कहाँ से आया मैंने बता दिया। ये अल्फा जो लेते हैं यहाँ पे एंगल, ये स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते हैं। देखिए स्मॉलेस्ट वैल्यू इसलिए कह रहे हैं कि यही वैल्यू सब में जुड़ती चली जाएगी। आप देखिए, आप माइनस अल्फा भी ले सकते थे, लेकिन हम अल्फा लेते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू, ठीक है ना। तो ये cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा कहाँ से आया ये भी मैंने बता दिया, और इसकी जनरल वैल्यू क्या होगी, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। देख रहे हैं, हमने इन दोनों वैल्यू पे, देखिए इन दोनों जो एंगल्स हैं, ये एंगल्स और ये एंगल्स पे ये जो वैल्यू निकलेगी वो k के बराबर निकलेगी। मतलब वो अगर √3/2 है तो इसके बराबर निकलेगा। अगर ये मान लीजिए k√3/2 होता, k√3/2 होता तो अल्फा क्या हो जाता, π/6। तो ये क्या हो जाएगा, π/6। तो आपका क्या मिल जाएगा, थीटा 2n पाई प्लस माइनस π/6। मतलब थीटा की वैल्यू इतनी निकलेगी, मतलब n इज इक्वल टू 0 या n इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर या n इज इक्वल टू माइनस इंटीजर। मतलब ये n क्या है, n यहाँ पे क्या है, n 0 है और पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर, मतलब n बिलोंग्स टू z, ठीक है। मतलब सारी वैल्यूज को कवर करेगा। n 0 भी है तो आपको अल्फा मिलेगी वैल्यू और माइनस अल्फा मिलेगी, n 1 है तो ये वैल्यू मिलेगी ये। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को समझने के लिए आपको सीधे जाना पड़ेगा, आपको क्वाड्रेंट्स में आप यूनिट सर्किल बनाइए, आप वहाँ पे उनकी वैल्यू को देखिए कि कहाँ कहाँ रिपीट हो रहा है। हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए 2 बार रिपीट होगा। अब देखिए ये पॉइंट यहाँ पे भी आ जाएगा तो सेम लेंथ यहाँ पे आएगी और सेम लेंथ यहाँ पे आएगी, लेकिन यहाँ पे कास वैल्यू की का वैल्यू क्या होगा, माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। तो हमको एक ये प्लस ही है यहाँ पे, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। इसलिए एक √3/2 प्लस है तो यहाँ पे माइनस थीटा पे प्लस आएगा और थीटा पे प्लस आएगा, इसीलिए ये फिगर बनाया गया है। थैंक यू।